हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम मॉरिस का चैप्टर 11 देखते हैं, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर डील करता है कि कैसे जो सीपीयू है या जो कंप्यूटर है वो पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ में डील करता है और किस तरीके से हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर को। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगे उनके ऊपर स्ट्रेस करने की ट्राई करूंगा, और क्विक समरी टाइप देने की ही कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर से अटैच करे गए हैं वो हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। तो आप ये सब देख सकते हैं। अब इनमें ये यूज होते हैं हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। सो कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल वेरियस प्रोसेसेस इन रियल टाइम सच एज मशीन टूलिंग, असेंबली लाइन प्रोसीजर्स। तो ये बेसिकली कंप्यूटर के जो एक्चुअल फंक्शनल बना रहा है वो ये पेरिफेरल डिवाइसेस ही हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस और कुछ नहीं है, दे आर जस्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस फॉर आर चैप्टर पर्पस के लिए। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है जो कि क्या यूज करते हैं, जो सीपीयू के साथ में इंटरैक्ट करते हैं। तो अब वो इंटरैक्ट करते कैसे हैं? तो वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि कीबोर्ड का एग्जांपल लिया है, तो वो ASCII अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर से करते हैं। अब ASCII कोड के अंदर 94 कैरेक्टर्स हैं, जिसके अंदर 34 नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं और बाकी सारे प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं। अब जो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप पे A to Z कुछ भी टाइप करते हैं, तो दैट इज इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ ASCII कोड। दैट इज, और यहाँ पे वो सब गिवन भी है, ये वो है जो नॉन प्रिंटेबल है, दैट इज इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ ASCII कोड। और वो फिर सीपीयू को बिट्स के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन मिलता है और वो एग्जीक्यूट करता है। तो फॉर एग्जांपल लेट से आपने एस्केप बटन दबाया, और आपका जो स्क्रीन था वो एग्जिट हो गया, तो कहीं ना कहीं हुआ क्या कि आपने एस्केप बटन दबाया, वो ASCII के अंदर कन्वर्ट हुआ और वो आपके लैपटॉप ने, सीपीयू ने, प्रोसेसर ने इंटरप्रेट किया और उसको एग्जीक्यूट किया। तो जनरली जो आईओ डिवाइसेस हैं, जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, वो ASCII कोड के साथ, कोड के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं सीपीयू के साथ में। तो ASCII इज अ 7 बिट कोड मोस्ट कंप्यूटर्स यूज टू मैनिपुलेट एन 8 बिट क्वांटिटी। देयरफॉर ASCII are mostly stored in 1 byte। ठीक है। एक्स्ट्रा बिट इज समटाइम्स यूज फॉर अदर पर्पसेस के लिए यूज कर लिए जाते हैं। तो ये तो 11.1 में बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन है। 11.2 के अंदर क्या है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस के ऊपर क्या हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा कीबोर्ड है विच इज डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, और उसका कहीं ना कुछ इंटरेक्शन होगा। तो उस जंक्शन को, उस इंटरफेस के ऊपर क्या चीजें हो रही होगी उससे स्टडी करना है हमें इस सेक्शन के अंदर। तो यहाँ इन्होंने पहले क्या बता रखे हैं, पेरिफेरल्स और सीपीयू के बीच में मेजर डिफरेंस बता रहे हैं। तो पेरिफेरल्स क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। लेकिन जो सीपीयू होते हैं वो जनरली क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है। ठीक है। तो मतलब मटेरियल का डिफरेंस वो बता रहे हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, डेटा ट्रांसफर का रेट। जनरली पेरिफेरल्स के अंदर डेटा ट्रांसफर रेट जो होता है वो स्लो होता है, सीपीयू के अंदर फास्ट होता है। ठीक है। डेटा कोड्स एंड फॉर्मेट्स इन पेरिफेरल डिफर फ्रॉम द वर्ड इन फॉर्मेट, वर्ड फॉर्मेट इन द सीपीयू। ऑफ कोर्स डेटा को स्टोर करने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट ही होगा। ठीक है। तो अब सीपीयू को आप ऐसा मानो दो चीजों से इंटरेक्ट करना। एक तो उसी के अंदर, उसी के पास या हार्डवायर्ड जो मेमोरी है, और एक हमारे जो आईओ डिवाइसेस है उनके साथ। ठीक है। हाँ। तो अब इसमें उसने बता रखा है कि वो कैसे, एक बहुत ही हाई लेवल पे बता रखा है कि कैसे प्रोसेसर जो है वो आईओ डिवाइसेस के साथ में डील करता है। तो बेसिकली वो डील करता है यूजिंग बस लाइंस। तो मेजरली जो बस लाइंस होती है, आगे डायग्राम में भी हम समझेंगे। एक होती है डेटा बस, कि व्हाट इज द डेटा।
एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या कंट्रोल करती है कि किस किस डिवाइस को ऑपरेशन के टाइम ऑन होगा। और कंट्रोल बस कुछ डेटा के साथ में क्या करना है एग्जैक्टली कुछ सिग्नल परफॉर्म करना है, या वहां से फॉर एग्जांपल मुझे टू वे कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए कंट्रोल यूज होता है। तो डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, ये तीन चीजें सीपीयू यूज करता है टू इंटरैक्ट विद आईओ डिवाइसेस। मेमोरी के साथ भी ऑलमोस्ट सेम है, हम देखेंगे कि कैसे वो डिस्टिंग्विश कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो चार चीजें बता रखी है उसने। कंट्रोल कमांड है। कंट्रोल कमांड क्या बताएगी, उसको एग्जैक्टली करना क्या है वो बताएगी। स्टेटस कमांड बताती है कि व्हाट इज द स्टेटस, अभी पेंडिंग में है काम या फिर अभी चल रहा है। आउटपुट डेटा, इनपुट डेटा, अगेन वही। आउटपुट डेटा क्या है, causes the interface to respond by transferring data from bus into one of its register। तो बेसिकली जो इंटरफेस ने अपने अंदर डेटा ले लिया वो आउटपुट डेटा है, और जो इंटरफेस से आया है सीपीयू के रिस्पेक्ट में तो वो क्या है, इनपुट डेटा है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हो गया कि कैसे वो इंटरैक्ट करता है विद पेरिफेरल डिवाइसेस। बेसिकली एक कंट्रोल कमांड है, एक स्टेटस कमांड है, एक आउटपुट डेटा है और एक इनपुट डेटा है, चार पैरामीटर्स के। अब देखो उसको मेमोरी के साथ में भी करना है और आईओ के साथ में भी करना है। तो जनरली दे आर सेपरेट, ठीक है, जनरली दे आर सेपरेट। डिफरेंट बसेस यूज होते हैं, बट कुछ लोग कुछ जगह कुछ कंप्यूटर्स कॉमन बस भी यूज कर लेते हैं, बट उनकी कंट्रोल्स लाइन डिफरेंस होती है। और कुछ जगह पे तो कंट्रोल लाइंस भी कॉमन होते हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट जो मेथड है ना, उसके अंदर हम आगे इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे कि एक सेपरेट प्रोसेसर यूज करते हैं जिसे स्लेव प्रोसेसर भी कहते हैं, आईओपी। ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए ही वो सेपरेटली प्रोसेसर यूज होता है, वो सारा संभालता है उसको। तो वो हम देखेंगे। अब ये क्या है, आइसोलेटेड आईओ वर्सेस मेमोरी मैप्ड। आइसोलेटेड आईओ अगेन वही चीज है कि आपका जो एड्रेसिंग है दैट इज सेपरेट। आइसोलेटेड आईओ के अंदर क्या होता है ना, सीपीयू हैज डिस्टिंक्ट इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन एंड ईच ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद द एड्रेस ऑफ एन इंटरफेस रजिस्टर। तो मेमोरी मैप्ड और आईओ के लिए डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शंस है कंप्लीटली। फेच और डिकोड के जो आ, फेच और डिकोड किया जब उसने इंस्ट्रक्शन को, इट प्लेसेस द एड्रेस एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रक्शन इन कॉमन एड्रेस लाइन। एट द सेम टाइम इट enables द आईओ रीड और राइट फॉर द कंट्रोल। तो वो उसने फेच और डिकोड कर दिया, वो एड्रेस को एड्रेस लाइन पे या एड्रेस बस पे छोड़ देगा और वो आईओ की कंट्रोल लाइन को ऑन कर देगा। यानी कि कंट्रोल लाइंस जो है मेमोरी की और आईओ की डिफरेंट है, और इससे क्या होगा, उनके एड्रेसेस भी डिफरेंट होंगे बेसिकली। हाँ, तो जब वो मेमोरी वाली इंस्ट्रक्शन को कर रहा होगा तो वो उसे एनेबल करके आईओ वाली को, आईओ वाले कंट्रोल को डिसेबल कर दे। वहीं दूसरा वे क्या है मेमोरी मैप्ड का। मेमोरी मैप्ड के अंदर क्या होता है कि इंटरफेस रजिस्टर या फिर जो आईओ वाला जो पोर्शन है उसको भी कंप्यूटर मेमोरी का ही पार्ट मानता है, और सेपरेट इंस्ट्रक्शंस जनरेट नहीं होती है, सेम इंस्ट्रक्शंस ही जनरेट होती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इतना ही है। अब हम आईओ इंटरफेस का एग्जांपल देखते हैं। तो देखो ये एक सैंपल आईओ इंटरफेस है। ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये सीपीयू साइड है, और ये वाली साइड क्या है, ये आईओ साइड है। ठीक है? तो होगा क्या, सीपीयू बस लेकर ये जो है, ये एक डिकोडर यूज होता है टू सेलेक्ट दी रजिस्टर, और यू कैन से कमांड देने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके CS RS1 और RS2 के ऊपर। तो अगर CS की वैल्यू 1 है तो ही ये काम करेगा, और RS1 और RS0 के अलग अलग कॉम्बिनेशंस के ऊपर ये अलग अलग रजिस्टर्स सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब एक्चुअली इसमें काम क्या हो रहा है, सीपीयू या तो, अब देखो जैसा हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, चार टाइप के काम, एक सेकंड में दिखाता हूँ।
आयो कमांड, कंट्रोल कमांड, स्टेटस, आउटपुट डेटा, इनपुट डेटा। तो सीपीयू क्या कर सकता है, या तो सीपीयू इनपुट करेगा डेटा, या आउटपुट करेगा डेटा, या स्टेटस रजिस्टर स्टेटस चेक करेगा, या कोई इंस्ट्रक्शन देगा। तो उसी के हिसाब से चार दे रखे हैं। तो एक आपका क्या बन जाएगा इनपुट के लिए, और एक आपका आउटपुट के लिए बन जाएगा, एक आपका कंट्रोल के लिए बन जाएगा बेसिकली अगर उसको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, और अगर उसको स्टेटस चेक करना है तो वो स्टेटस रजिस्टर को चेक मारेगा डिपेंडिंग अपॉन दिस। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, यहाँ से डेटा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, तो 0 0 पे क्या है, पोर्ट रजिस्टर एक्टिव है। तो पहले तो जो सीपीयू होता है वो स्टेटस चेक करेगा, स्टेटस उसको सही लगा तो उसके बाद में वो क्या कर देगा, पोर्ट ए रजिस्टर को, अगर 0 0 कमांड दी तो पोर्ट ए रजिस्टर को एक्टिव कर देगा, और लेट से डेटा को वो ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद में लेट से उसको डेटा रिट्रीव करना है तो वो पोर्ट बी रजिस्टर को एक्सेस करके वहां से रिट्रीव करना है। तो ये बेसिक इंटरफेस है कि कैसे आईओ काम करता है। चार चीजें हैं, वही ऊपर वाली चार चीजें हैं, स्टेटस, कंट्रोल और इनपुट और। अब हम 11.3 के अंदर देखते हैं कि डेटा एसिंक्रोनसली ट्रांसफर होता कैसे है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये जो डेटा ट्रांसफर है ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसके दो मेजर मेथड्स है, एक स्ट्रोब है और एक हैंडशेक है। नाउ व्हाट इज अ स्ट्रोब। स्ट्रोब स्ट्रोब कंट्रोल मेथड के अंदर क्या होता है कि एक सिग्नल जनरेट करेगा जब भी डेटा ट्रांसफर होगा या कुछ भी होगा, तो आइदर द सोर्स विल जनरेट अ सिग्नल और द डेस्टिनेशन विल जनरेट अ सिग्नल। ठीक है, तो अब इसके अंदर लेट से सोर्स इनिशिएट कर रहा है स्ट्रोब को। स्ट्रोब एक सिग्नल और कुछ भी नहीं, स्ट्रोब एक सिग्नल है। तो स्ट्रोब ने सोर्स ने क्या किया, सोर्स को क्या करना है, डेटा ट्रांसफर। तो सोर्स ने डेटा ट्रांसफर जैसे ही किया, उसने स्ट्रोब को अनेबल कर दिया। अब स्ट्रोब जैसे ही अनेबल हुआ तो डेस्टिनेशन यूनिट को क्या सिग्नल गया कि अब स्ट्रोब अनेबल है, यानी डेटा ट्रांसफर होगा। और जैसे ही डेटा ट्रांसफर फुल होने वाला था, खत्म होने वाला था, वैसे ही उसने क्या कर दिया, स्ट्रोब को डिसेबल कर दिया। यानी इसका मतलब क्या है, डेटा ट्रांसफर मेरे को जितना करना था मैंने कर दिया। तो उसको डेटा बस से डेटा हटाने या वो मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ स्ट्रोब सिग्नल के थ्रू डेस्टिनेशन यूनिट को सिग्नल दे सकता है कि अब मैंने डेटा ट्रांसफर कर दिया है या मैंने डेटा ट्रांसफर नहीं किया। ठीक है, एज सिंपल एज दिस। तो तो ये याद रखना है कि डेटा ट्रांसफर के थोड़ी सी देर बाद में स्ट्रोब एक्टिव होगा, और डेटा ट्रांसफर से थोड़ी सी देर पहले स्ट्रोब गिर जाएगा, ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। अब अगर डेस्टिनेशन ने इनिशिएट किया है स्ट्रोब, तो कैसे होगा। तो अगेन इट इज सिंपल। उसको क्या करना है, उसको ये बताना है कि आई एम रेडी, मुझे डेटा पास करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही उसने सिग्नल किया, उसके तुरंत थोड़ी सी देर में क्या आ गया, डेटा सोर्स ने चढ़ा दिया। और जैसे ही उसने सिग्नल डाउन कर दिया, यानी कि मेरे पास डेटा है, तो स्ट्रोब ने सोर्स ने क्या कर दिया, डेटा को बंद कर दिया। ठीक है, बट इसमें एक ड्रॉबैक है। इसमें ड्रॉबैक ये है कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, हम वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। अब आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, स्ट्रोब सिग्नल सोर्स या डेस्टिनेशन जो भी कंट्रोल कर रहा है वो ऑन ऑफ कर देंगे। बट इससे ये गारंटी नहीं हुई, या हमें पता नहीं चला एग्जैक्टली कि डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो इसी टू वे मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या आता है, हैंड शेकिंग। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज हैंड शेकिंग। तो हैंड शेकिंग कुछ भी नहीं है, हम टू वायर कंट्रोल कर रहे हैं उसका। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, ये सोर्स यूनिट है आपकी, ये डेस्टिनेशन यूनिट है। एक तो डेटा बस है ही है, एक डेटा वैलिड है या नहीं है, ये सोर्स यूनिट को भेजना है स्ट्रोब सिग्नल, और एक डेटा एक्सेप्टेड का डेस्टिनेशन को भेजना है। तो जैसे ही उसने डेटा दिया, लाइक प्रीवियस, वो डेटा वैलिड को ऑन कर देगा। कौन, सोर्स। ठीक है,
अब जैसे ही डेटा, यू कैन से जैसे ही डेटा बस हुआ तो ये ट्रिगर हो गया और डेटा वैलिड वाला चालू हो गया। अब जैसे ही डेटा जो है वो काफी हद तक एक्सेप्ट हो गया, तो उसके बाद में उसने डेटा एक्सेप्टेड का मैसेज भेज दिया, और उसने क्या ट्रिगर कर दिया, डेटा वैलिड को बंद करने को। ठीक है। और जैसे ही डेटा वैलिड वाला बंद हो गया, तो फिर वहां फर्दर ट्रिगर क्या हुआ, ये तो डेटा डेटा एक्सेप्ट मतलब उसने डेटा बंद कर दिया है। अब यहाँ डेटा बस भी खत्म हो गई, ये एक साथ हो रहा है बेसिकली, डेटा वैलिड और डेटा बस एक साथ हो रहा है। तो वो डेटा एक्सेप्टेड वाली लाइन भी अपने आप गिर गई। ठीक है। ठीक है, तो अब जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, पहले क्या हुआ, प्लेस डेटा ऑन बस, इनेबल डेटा वैलिड। ठीक है, डेटा बस में रख दिया और डेटा वैलिड को इनेबल कर दिया। उसके बाद में एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम बस, एक्सेप्ट डेटा एनेबल, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिए और डेटा एनेबल को एक्सेप्ट कर दिया। हाँ भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये चीज नहीं हो रही थी वहां, वहां पे ये चीज नहीं हो रही थी। डिसेबल डेटा वैलिड, इनवैलिडेट डेटा ऑन द बस, डिसेबल कर दिया डेटा बस को, आ गया थोड़ी देर बाद डिसेबल कर दिया, डिसेबल डेटा एक्सेप्टेड, रेडी टू एक्सेप्ट डेटा इनिशियल स्टेट, और फिर वापस से चीजें क्या आ गई, इनिशियल स्टेट के ऊपर आ गई। ठीक है। जैसे ही वैलिड डेटा आना बंद हुआ, तो डिसेबल कर दिया है डेटा एक्सेप्टेड को, और ये इस तरीके से। ठीक है। अब ये डेस्टिनेशन के देखो, डेस्टिनेशन वाली कैसे स्टेट आएगी, कि डेस्टिनेशन ने पहले बोल दिया कि भाई साहब मैं रेडी हूँ डेटा, डेटा के लिए, मुझे डेटा। जैसे ही उसने ये बोला कि मैं रेडी हूँ डेटा के लिए, तो डेटा वैलिड, तो डेटा बस तुरंत चालू कर दी, और वो चालू करते ही डेटा वैलिड वाली चालू कर दी। तो प्लेस डेटा ऑन दी बस, एनेबल डेटा वैलिड। ठीक है, तो पहले यही हुआ, सॉरी पहले क्या हुआ, उसने डेस्टिनेशन ने क्या बोला कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, तो डेटा को बस करके डेटा वैलिड को चालू कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब डेटा उसके पास में आ गया, तो एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द बस, डिसेबल रेडी, उसने डिसेबल कर दिया रेडी फॉर डेटा। अब जैसे ही उसने रेडी फॉर डेटा को डिसेबल किया, तो डेटा वैलिड बंद, और डेटा वैलिड और डेटा बस तो एक साथ ही है, समझ लो यहाँ पे भी एक साथ ही बंद हुए थे, डेटा वैलिड और डेटा बस यहाँ पे भी एक साथ ही बंद। ठीक है। हाँ जी। तो ये सीन है इस तरीके से। हाँ। अब देखो, handshaking theorem provides a high degree of flexibility and reliability because the successful completion of data transfer relies on active participation of both units. तो इसमें क्या है, हमें रिलायबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू योर जो वो था पहले वाला, उससे पहले वाला हैंडशेकिंग से पहले वाला, जिसमें ये जो तुम्हारा नाम भूल गया मैं, स्ट्रोब, स्ट्रोब कंट्रोल वाला था। इससे ज्यादा रिलायबिलिटी देखने को मिलती है हैंडशेकिंग के में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसफर, यानी कि बिट्स ट्रांसफर कैसे होगी। देखो अभी हमने क्या मैकेनिज्म देख लिया, अभी हमने देख लिया कि कंट्रोल्स जनरेट कैसे होंगे और ट्रांसफर होंगे, बट ट्रांसफर हो कैसे रही हैं बिट्स। तो उसके लिए जनरली जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है वो एसिंक्रोनस यूज किया जाता है। सिंक्रोनस के अंदर क्या है, आपने कोई सिग्नल नहीं देना, आपको आपको पता है कि फिक्स नंबर ऑफ ये फ्रीक्वेंसी है, इतनी बिट्स जानी है, वो जाएंगी और क्लॉक आप बंद कर देंगे, दैट्स इट। एसिंक्रोनस के अंदर आपको यूज करना पड़ती है थोड़ी सी टेक्निक, जिसके मतलब जो आप बिट स्ट्रीम भेजेंगे उसके तीन पार्ट्स होंगे, स्टार्ट बिट, कैरेक्टर बिट, स्टॉप बिट। स्टार्ट बिट विल ऑलवेज बी क्या, जीरो। स्टार्ट बिट हमेशा जीरो होगी, वो इंडिकेट करेगी कि ठीक है अब बिट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, द लास्ट बिट इज कॉल्ड स्टॉप बिट, और लास्ट जो बिट होगी वो हमेशा स्टॉप बिट, वो वन होगी। ठीक है। अब देखो जो सिग्नल होगा वो भी बिट्स एंड बाइट्स होगा, 0 1 0 1 0 1। तो ये स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट भी हम थोड़ी सी स्ट्रीम ऑफ बिट्स भेजते हैं, एक बिट दो बिट नहीं आती, लगातार कुछ 0 0 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आ सॉरी, हाँ, तो
ये स्टार्ट बिट का इंडिकेशन। अब देखो, व्हेन अ कैरेक्टर इज नॉट बीइंग सेंट द लाइन इज केप्ट इन वन स्टेट, यानी प्रॉप पूरा वन रहेगा अगर अभी तक कैरेक्टर नहीं है, फिर एक जीरो आएगा जो कि क्या है, स्टार्ट बिट को इंडिकेट करेगा। बहुत टाइम तक वन है, उसके बाद में जीरो आया तो स्टार्ट बिट है। कैरेक्टर बिट फॉलोज द स्टार्ट and the last bit of the character is transmitted. The stop bit is detected when the line turns to one state for at least one bit time. अब देखो, मैं जो कह रहा था कि ये तो 0101 कुछ भी हो सकता है, हमें एक थोड़ी देर तक का सिग्नल चाहिए। वो क्या है, वो स्टॉप बिट के अंदर लागू होता है। स्टार्ट बिट तो एक ही है, स्टॉप बिट स्ट्रीम ऑफ बिट्स मान लो आप, तो वो 111 में रहेगी। मतलब इस 1111 कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि अब स्टॉप हो चुका है। इनिशियली भी 1111 रहेगी और आगे भी 1111 रहेंगी, ठीक है। तो ये स्टार्ट बिट आ गई, ये स्टॉप बिट्स आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से अब बॉड रेट क्या है। बॉड रेट यार कुछ भी नहीं है, रेट ऑफ ट्रांसफर है सीरियल इंफॉर्मेशन का, ठीक है। बिट्स पर सेकंड के अंदर तो कितनी बिट्स ट्रांसफर हो रही है सीरियली, यानी वन बाय वन, वन बाय वन, तो उसे बॉड रेट क्या। तो अब लगभग हम आधा चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब का बटन ठोकने में आप शर्माएं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। I shall see you. We shall see you next.